Hello everyone. In the continuation of chapter of magnetic effect of current, today we are going to see our next topic. Before going that, first we recall which we have covered in our previous class. Okay. So in our previous class, we have already covered magnetic dipole moment. अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अगर आपके पास कोई दो अनलाइक चार्ज है और उनके बीच में अगर कुछ सेपरेशन है तो इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते थे वहां पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब हमारे पास ये कोई दो अनलाइक चार्ज है जिनके ऊपर सेम चार्ज है। मतलब अगर यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है तो सेम चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है प्लस क्यू। तो इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते थे वहां पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग यहाँ बात किसी कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई दो पोल है, मान लो एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है तो इनके कॉम्बिनेशन को आप क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपके पास मान लो कोई बार मैग्नेट है, इसके पास भी अपने दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हो, एक मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो। ओके। फिर आपने अभी तक पढ़ा है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग लूप में करंट फ्लो करते हो तो अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसके फ्रंट फेस पे पोलैरिटी साउथ होती है और बैक साइड फेस पे पोलैरिटी क्या होती है, नॉर्थ। तो यहाँ पे भी आपके दो पोल है तो इनके कॉम्बिनेशन को भी आप क्या बोल सकते हो, डाइपोल बोल सकते हो। ओके। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। भाई ये मान लो आपके पास कोई भी करंट कैरिंग लूप है, करंट मान लो ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल फ्रेम में है, ये हॉरिजॉन्टल फ्रेम में है, करंट मान लो ऐसे मूव कर रहा है। तो जब आप इसको ऊपर से सीन करोगे तो करंट कैसे दिखाई दे रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पोलैरिटी क्या होगी, नॉर्थ, और यहां पोलैरिटी कैसे होगी, साउथ। ओके। और आप क्या बोलते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है नॉर्थ टू साउथ की तरफ। तो यहाँ पे नॉर्थ है और इसके नीचे वाले साइड कौन सा पोलैरिटी है, साउथ पोलैरिटी है। तो इनके कॉम्बिनेशन को भी आप क्या बोल रहे हो, मैग्नेटिक डाइपोल। ओके। सेकंड थिंग क्या है कि अगर आप किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस करते हो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। ठीक है। अब टॉर्क हम लोग कैसे बोल पा रहे हैं बात, कि हमने क्या किया, किसी भी मैग्नेट को प्लेस कर दिया इस यूनिफॉर्म फील्ड में। तो आप क्या देख रहे हो, अगर आप, ठीक है, ये इसका साउथ पोल है और एक इसका नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये वाला एंड इस तरफ मूव करेगा और ये वाला एंड इस तरफ मूव करेगा। अभी भी इस पे नेट फोर्स कितना है, जीरो। बस जितना फोर्स यहां लग रहा है उतना ही फोर्स यहां पे भी लग रहा है, बट इस फोर्स ने एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। जैसे अगर ये मान लो मेरे पास कोई डाइपोल है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इस फोर्स ने क्या करा, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से हमारा जो मैग्नेट है वो रोटेट करेगा इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो एक बात आप समझ चुके हो कि अगर आप किसी भी डाइपोल को प्लेस करते हो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म आप देख रहे हो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वो है क्या, तो डेफिनेशन भी यहीं से बनता है कुछ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल और magnet which decide how much torque can be experienced when it is placed in uniform external magnetic फील्ड। मतलब जब आप इस करंट कैरिंग कॉइल को और इस बार मैग्नेट को प्लेस करोगे इस एक्सटर्नल फील्ड में तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एम से। अब दूसरी बात आती है कि भाई अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारा डायरेक्शन होती है। तो आप बोल सकते हो जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, ये एरो क्या शो कर रहा है आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी सर्कुलर लूप है, ओके, और आप क्या बोल रहे हो? करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय फॉर्मूला NIA। यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है? करंट, और A क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। मतलब इस लूप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हो वो है A यहाँ पे। और ये बेसिकली क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है वो सेम एज है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। अब तक आपने क्या पढ़ा है कि आपकी एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बट फिजिक्स में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो? देखो, आपने जो यहाँ पे आपका करंट है वो इस डायरेक्शन में है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर अपना आप राइट हैंड की थंब की फिंगर्स को रोटेट करोगे इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका करंट है, तो थंब आपका बाहर की तरफ है, तो आप क्या बोलोगे? इसका जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ होगा, मतलब डॉट होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस थी आपकी, इसके परपेंडिकुलर क्या है? एरिया वेक्टर। जो डायरेक्शन किसकी है? एरिया वेक्टर की, वो डायरेक्शन किसकी है? आपकी एम वेक्टर की भी है, ओके। तो आपको याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ ए इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एम, ओके। तो एक बहुत छोटा सा बेसिक आइडिया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। इसे आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इसके ऊपर एक टॉक लगता है, और ये इसका फिजिकल मतलब क्या है वो आप देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था? अगर आप किसी भी करंट कैरिंग लूप को प्लेस करोगे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, उसका फॉर्मूला क्या आया था? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन फाई। Here, phi is the angle between area vector and magnetic field। आपको ये बात याद रखनी है, जो फाई एंगल है वो एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं डायग्राम से। अगर मान लो आपके पास कोई भी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है जिसको आपने प्लेस कर रखा है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब आप क्या देख रहे हो? ये मेरे पास एक क्लोज लूप है और करंट मान लो ऐसे मूव कर रहा है, करंट ऐसे मूव कर रहा है। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो जो हमारा एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस से क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये मेरा ए कैप आ गया। कैप बेसिकली क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। तो अब इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है फाई, ठीक है, हम इस एंगल की बात कर रहे थे यहाँ पे, ओके। तो फाई इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो डायरेक्शन किसकी होती है? ए वेक्टर की, वही डायरेक्शन किसकी होती है? हमारे एम वेक्टर की भी होती है। तो जब आप इस एम वेक्टर के हेड को मूव करोगे बी वेक्टर की तरफ, तो आपको क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो आप एक बात इजीली बोल सकते हो, जब आप इसको यहां से इस तरफ मूव करवाओगे, सो डायरेक्शन ऑफ टो इज, वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मतलब आपको एक बात तो याद रखना है हमेशा कि अगर आपके पास कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो टाउ है वो एम के भी परपेंडिकुलर है, वो बी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे जो टाउ वेक्टर है वो एम के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे टाउ कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है, ओके। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक मोटर। सो इलेक्ट्रिकल मोटर क्या है? It is an electrical device which convert electrical energy into mechanical energy
ओके, तो आपने देखा है जो भी आपके पास मोटर होती है उसका एक रोटेटिंग पार्ट होता है और यहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, जो एक टर्मिनल किससे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव वाले से, और एक किससे कनेक्ट होता है, नेगेटिव वाले से। तो जब आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो तो वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में आप कैसे बोल पा रहे हो, क्योंकि जब आप इसको सप्लाई दोगे तो आपका जो रोटेटिंग पार्ट है वो रोटेट करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके, तो आप इस बिहाफ पे बोल सकते हो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, तो अब ये जो मोटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। जब आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर एक क्या लगता है, टॉर्क लगता है। ठीक है, और वो उसे हेल्प करता है रोटेट कराने के लिए। ठीक है, सो ये छोटा सा प्रिंसिपल हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन से पहले आपको एक बार देखना होगा कि डायग्राम क्या है बेसिकली, मतलब जो हमारी मोटर है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। और आपको ये याद भी रखना है कि ये डायग्राम बना कैसे है। ओके, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारा एक स्कीमेटिक डायग्राम है किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल मैग्नेट का, और ये क्या है, साउथ पोल। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ए बी सी डी, एक क्या है, आर्मेचर कॉइल है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ये रिंग शेप की दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग सॉरी। Here S1 S2 is the split ring or commutator and B1 B2 is the brushes। और ये आपकी बैटरी है और ये बेसिकली क्या है, स्विच है। ओके, तो ये एक बहुत बेसिक सा डायग्राम हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया हमारे मोटर का। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हॉर्सशू मैग्नेट। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जो हमारे पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये क्या है, साउथ पोल। इनकी जो शेप है वो हॉर्स के शू की तरह है। ठीक है, तो इस बारे में इनको क्या बोल रहे हैं, हॉर्सशू मैग्नेट। अब इनका क्या बेनिफिट है हॉर्सशू मैग्नेट का, तो देखो अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले टॉपिक में कि आपका जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम कब होता है, जब आपका एंगल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बीच में और बी के बीच में 90 होगा। अगर फाई 90 के बराबर है तो आपका टाउ क्या होता है, मैक्सिमम। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे कौन से मैग्नेट यूज करें, कॉनकेव मैग्नेट यूज करें। इनका फील्ड कैसा होता है, रेडियल फील्ड होता है। देखते कैसे, जब इसको आप सीन करोगे फ्रंट से, बेसिकली इसका आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है, जब इसको आप सीन करोगे फ्रंट से तो आप क्या देखोगे कि ये आपका क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो स्टार्ट होती है नॉर्थ से और एंटर करती है साउथ में। तो ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस है, बट यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो कैसी है, यहाँ पे रेडियल फील्ड लाइंस है। वो पैरेलल फील्ड लाइंस नहीं है, वो रेडियल फील्ड लाइंस है। रेडियल फील्ड का क्या बेनिफिट है वो आप समझते हैं। देखो भाई, अगर मान लो ये मेरे पास कोई भी कॉइल है, ये मेरी आर्मेचर कॉइल है, तो आप क्या बोल रहे हो, इसका जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, तो आप क्या बोलोगे कि टॉर्क मेरा कैसा होगा, मैक्सिमम होगा।
क्योंकि एंगल कितना है इनके बीच में, अब 90। जब आपकी कॉइल रोटेट करेगी, मान लो उसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से हो गया, तो अब एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया। अभी भी एरिया वेक्टर के बीच में और फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90। तो अगेन इस पर टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। अगर टॉर्क मैक्सिमम होगा तो आपकी जो रोटेशन है वो काफी फास्ट होगी। तो ये एडवांटेज है कॉनकेव मैग्नेटिक फील्ड का या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, इस वजह से हम लोग किसका यूज करते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट का। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्प्लिट रिंग और कॉम्यूटेटर। इनको आप कुछ भी बोल सकते हो, कॉम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। ठीक है, अब आपको मैं बता चुका हूं यहाँ पे S1 S2 यहाँ पे क्या स्प्लिट रिंग है। इनका फंक्शन क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करेंगे आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। जब आपका हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा तो आप क्या देखोगे, जो आपका डायरेक्शन है करंट का वो चेंज हो जाएगा। उसको हम अभी समझेंगे अपने वर्किंग के अंदर, कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ब्रशेस। यहाँ पे जो B1 B2 यहाँ पे क्या है, ब्रशेस है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये कॉन्टेक्ट मेंटेन रखते हैं किसके बीच में, कॉइल के बीच में। भाई कॉइल किससे कनेक्ट है, S1 से, और S1 किससे कनेक्ट है, B1 से। मतलब B1 का एक एंड किससे कनेक्ट है, कॉइल से कनेक्ट है बोल सकते हैं, और एक एंड किससे कनेक्ट है, सप्लाई से कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो B1 B2 ब्रशेस है उनका फंक्शन यहाँ पे क्या है, वो कॉन्टेक्ट मेंटेन रखते हैं हमारे सप्लाई के बीच में और कॉइल के बीच में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो हमारे ब्रशेस हैं वो कार्बन के हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं, आपने देखा भी हो कभी। ठीक है, उनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। ये बेसिकली कार्बन बार होता है, मतलब छोटी सी कार्बन की रोड होती है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं स्प्लिट रिंग को ऊपर, जिससे कि कांटेक्ट मेंटेन रहता है ब्रशेस के बीच में और कॉइल के बीच में। अब जो लास्ट हमारा यहाँ पे क्या है, आर्मेचर। तो अभी आपको मैं बताया था ABCD, ये क्या है, बेसिकली एक आर्मेचर है। अब आर्मेचर बनता कैसे है, अगर आप किसी भी कॉइल को वाउंड कर दोगे किसी भी सॉफ्ट आयरन रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर, तो उस असेंबली को आप क्या बोलते हो, आर्मेचर बोलते हो। मान लो मेरे पास ये कोई सॉफ्ट आयरन का फ्रेम है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने अपनी कॉइल वाउंड कर दी, तो बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स है आपकी। ठीक है, तो इस कंप्लीट असेंबली को आप क्या बोलते हो, आर्मेचर। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे जो आर्मेचर का कोर है वो किसका बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कंस्ट्रक्शन के एलिमेंट्स हो गए। अब हम लोग समझते हैं वर्किंग, कि हमारी मोटर वर्क कैसे करती है। देखो आप क्या देख रहे हो, इनिशियली जो B1 है वो किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से कनेक्ट है। B1 कनेक्ट है पॉजिटिव से और B2 कनेक्ट है नेगेटिव से। तो जब मेरा करंट फ्लो होगा तो हम बोल सकते हैं करंट फ्लो करेगा मेरा A से B, क्योंकि B1 पॉजिटिव है, फिर B से C, फिर C से D, फिर वो वापसी आ जाएगा किसके थ्रू, B2 के थ्रू वो एंटर करेगा किसके अंदर, नेगेटिव टर्मिनल के अंदर। सो डायरेक्शन ऑफ करंट पहले जो होगी वो होगी मेरी B1 से B2 की तरफ। ओके, या फिर बोल सकता हूं S1 से कहां की तरफ है, वो S2 की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो देखो अब हम यहां पे ना यूज करेंगे अपना, देखो अभी मैं आपको बता चुका हूं, एक हम लोग ये फोर्स देख चुके थे, मैग्नेटिक फोर्स देख चुके थे, जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगता है जब उसको आप प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे जो AB है वो बेसिकली क्या है, एक आर्म है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर ये हो गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, भाई देखो करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे, ठीक है, फोर्स किस डायरेक्शन, सॉरी फील्ड इस डायरेक्शन में मेरा। ठीक है, तो जो फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, आप बोल सकते हो भाई जब आप IL वेक्टर को B के पास लेके जाओगे तो फोर्स आया मेरा नीचे की तरफ। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो भाई, ये मान लो करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया और ये मेरा क्या है, बेसिकली फोर्स। तो जब आप IL वेक्टर को B के पास लेके जाओगे
तो फोर्स कैसा है मेरा, नीचे की तरफ। अब हम देखते हैं CD के लिए देखते हैं, तो ये मेरा करंट एलिमेंट है। ओके, ये मेरा करंट एलिमेंट हो गया IL वेक्टर, और ये मेरा क्या है बेसिकली B हो गया। तो जब आप IL वेक्टर को B के पास लेके जाओगे तो आपका थंब किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक बात बोल सकते हो कि CD पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ होगा, और AB पे जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो इन दोनों की वजह से एक टॉर्क लगेगा हमारी इस आर्मेचर कॉइल के ऊपर। तो आप बोल सकते हो हमारी जो कॉइल है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक है, ठीक है। आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, जब हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा तो आप क्या देखोगे, AB को कौन रिप्लेस कर देगा, CD रिप्लेस कर देगा, और CD को कौन रिप्लेस कर देगा, AB रिप्लेस कर देगा। तो एक बात आप बोल सकते हो कि आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन ये आपको एक्चुअली बनाना नहीं होता, बट आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन आप बोल सकते हो आपका जो ओरिएंटेशन होगा वो इस तरीके से होगा। अब AB से कौन कनेक्ट था मेरा, S1, ये मेरा बेसिकली क्या है S1 है, और जो किससे कनेक्ट है B2 से, और CD से कौन कनेक्ट था S2, क्योंकि साथ साथ ये भी रोटेट करेंगे ना आपके स्प्लिट रिंग। ठीक है, सो ये B1 से अब कनेक्ट है। तो B1 क्या था मेरा पहले पॉजिटिव, अब भी पॉजिटिव है वो। तो आप बोल सकते हो अब मेरा करंट एंटर करेगा S2 के थ्रू इस लूप के अंदर, और लीव करेगा वो S1 के थ्रू। ठीक है, अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपकी रिवर्स हो चुकी है। पहले करंट था C से D की तरफ, अब करंट है D से C की तरफ। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो किसने किया है, यहाँ पे कम्यूटेटर ने किया है, स्प्लिट रिंग ने किया है। ठीक है, स्प्लिट रिंग में आपको बता भी चुका हूं, बेसिकली आपके पास दो हाफ रिंग है, इसे हमारे इसको आप क्या बोल रहे हो, स्प्लिट रिंग। ये हाफ रिंग को ही आप स्प्लिट रिंग बोल रहे हो। ठीक है, तो देखो जब करंट मेरा मूव करेगा D से C, B से A, तो जब अब आप अगेन बोल सकते हो करंट का डायरेक्शन ऊपर इस डायरेक्शन में है, फील्ड इस डायरेक्शन में है। जब IL वेक्टर को B के पास लेके जाओगे तो फोर्स आया नीचे की तरफ, और इसमें फोर्स होगा ऊपर की तरफ। मैं आपको बता चुका हूं जैसा हमारा CD के लिए हुआ था। तो अगेन इसके ऊपर टॉर्क लगने वाला है, तो मैं क्या देखूंगा कि कंटिन्यूसली हमारा रोटेशन होता रहेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी जो आर्मेचर कॉइल है वो ऐसे रोटेट करते रहेगी कंटिन्यूसली। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट कौन चेंज कर रहे हैं, हमारे कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। ओके, एक कई बार क्वेश्चन आता है कि देखो जब हमारी ओरिएंटेशन इस तरीके से हो जाएगी, मान लो अभी ओरिएंटेशन इस तरीके से है, जब एंगल कितना होगा 90 डिग्री, मतलब अभी कोई मान लो ऐसे है, जब ऐसे हो जाएगी तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा करंट का कनेक्शन वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये कनेक्ट नहीं है हमारे स्प्लिट रिंग ब्रशेस के साथ। तो उस टाइम पे हमारी जो कॉइल है वो रोटेट करती है इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इनर्शिया की वजह से इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मोशन आ जाता है, तो उसको मेंटेन रखती है फॉर हाफ रिवोल्यूशन तक, फिर वो कंटिन्यूसली करंट फ्लो करता है और ये मूव करती रहती है। ओके, तो ये एक बहुत बेसिक सा आइडिया था इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। या आपका जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके।